हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं घटना चक्र पूर्वावलोकन के पॉलिटी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। ये सारे क्वेश्चंस यूपीएससी, यूपीपीसीएस और बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और उस एग्ज़ाम में आप सबको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई थी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के माध्यम से। तो ए का हो जाएगा 2। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से। तो बी का हो जाएगा 1। और इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई थी चार्टर अधिनियम 1813 के माध्यम से। तो सी का 3 हो जाएगा। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई थी चार्टर अधिनियम 1833 के माध्यम से। तो डी का 4 हो जाएगा। यानी ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, सी का 3 एंड डी का 4। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे या किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी? तो 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया था। तो इससे भी अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। और जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, बिल्कुल 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया था, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये ग्रांट देने की थी। इस समिति में 10 यूरोपीय सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। तो इससे भी अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद, इससे भी पड़ी थी। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया था। तो प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद से भी भारत में उच्च शिक्षा की नींव पड़ी थी। तो इसमें से 1, 2 और 3 तीनों सही है। सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया था। ये स्टेटमेंट सही है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज यानी क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया था। ये भी स्टेटमेंट सही है। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। नहीं, ये 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से नहीं हुआ था। ये हुआ था 1858 के अधिनियम के माध्यम से। 1858 के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया था राजस्व, भारत का राजस्व। जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना तथा राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। 1 और 2 सही है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? तो वो था चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 के धारा 87 में यह प्रावधान किया गया था कि किसी भी भारतीय को उसके धर्म, जन्मस्थान, वंश या कलर के आधार पर कंपनी में सेवा देने से वंचित नहीं किया जा सकता, मतलब भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो वो था चार्टर एक्ट 1833। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? तो वो था 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के माध्यम से बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई थी भारतीयों को, परंतु मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया था। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई थी, लेकिन
पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया था। सो राइट ऑप्शन बी होगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से की गई थी। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 1937 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो केंद्र में द्वैध शासन भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से किया गया था और एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान भी किया गया था 1935 के भारत सरकार अधिनियम में। और प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था कौन से अधिनियम के माध्यम से की गई थी? 1919 के अधिनियम के माध्यम से की गई थी। केंद्र में द्वैध शासन के केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को दो भागों में बांटा गया था, रिजर्व और ट्रांसफर्ड। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं? प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी, ये सही है। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था की गई थी, नहीं, ये प्रावधान किया गया था 1909 के अधिनियम के माध्यम से। हाँ, लेकिन 1919 के अधिनियम में यह व्यवस्था न केवल जारी रहा बल्कि इसे सिखों, यूरोपियों, भारतीय ईसाइयों व एंग्लो इंडियनों के लिए भी विस्तारित किया गया था। तो ये स्टेटमेंट गलत है। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण, ये सही है स्टेटमेंट। तो 1 और 3 स्टेटमेंट सही है। 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, जिसके तहत प्रत्येक के राज्य में राज्य के प्रशासनिक विषयों को 2 श्रेणियों में बांटा गया था, आरक्षित तथा हस्तांतरित। आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर एवं उसकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए थे, जबकि हस्तांतरित विषयों का उत्तरदायित्व प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया था। साथ ही केंद्र और राज्यों के मध्य भी शक्तियों का बंटवारा संघीय व प्रांतीय विषयों के रूप में किया गया था। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? तो ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत में भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से हुई थी, जिसे 1935 के भारत सरकार अधिनियम के माध्यम से विस्तारित और स्थापित किया गया था। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी, भारत सरकार अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाई गई थी। इसमें से ऊपरी सदन, जिसको राज्य परिषद यानी काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था, और उसकी अवधि प्रथम बैठक से 5 वर्ष होती थी, और निचला सदन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली यानी केंद्रीय विधानसभा कहलाता था, और उसकी अवधि प्रथम बैठक से 3 वर्ष तक होती थी। सो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई थी। सभी महिलाओं के लिए नहीं की गई थी। मताधिकार तो दिया गया था, लेकिन सभी के लिए नहीं दिया गया था। सीमित वर्गों की महिलाओं के लिए ही मताधिकार का अधिकार दिया गया था, मत का अधिकार दिया गया था। सभी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार पर आधारित प्रावधान नहीं किया गया था। तो ये स्टेटमेंट गलत है। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। ये स्टेटमेंट सही है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचक मंडलों का प्रावधान किया गया था, और इसके लिए सीटें रिजर्व की गई थी। विधानमंडल में आस्थान आरक्षित किए गए थे। तो ये स्टेटमेंट सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से स्टेटमेंट सही है? तो पहला स्टेटमेंट तो गलत था, सेकंड वाला सही था, केवल 2, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी, ये सही है।
भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा यानी ICS का प्रारंभ 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोजन की स्थापना से हुआ था। 1855 में इस हेतु प्रतियोगी परीक्षा लंदन में ही आयोजित की जाने लगी थी। भारतीयों की लगातार मांग के बावजूद यह परीक्षा भारत में न होकर लंदन में ही होती रही। अंततः भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से 1922 से ICS की परीक्षा भारत में होनी शुरू हुई थी, प्रारंभ हुई थी, पहले इलाहाबाद में, बाद में दिल्ली में। 1930 के दशक के अंत तक यूरोपवासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम होती गई तथा इस सेवा में 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक हो गया था। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। ये स्टेटमेंट सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। सो राइट ऑप्शन सी होगा 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय विधानसभा का या के निम्नांकित में से कौन सा या कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत में 1926 में भी निर्वाचन हुआ था और 1945 में भी हुआ था। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। तो स्टेटमेंट 1 सही था, मतलब 1900 ए में जो दिया गया था इसमें 1926 में भी हुआ था और 1945 में भी हुआ था। तो ए और सी दोनों ही सही है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। तो राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की जो शक्ति प्रेरित है वो है भारत सरकार अधिनियम 1935 से, क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1935 में गवर्नर जनरल को अध्यादेश से निर्गत करने की शक्ति दी गई थी। सो राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? तो वो है भारत सरकार अधिनियम 1935 पे आधारित है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान किया गया था, ये सही है। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे, नहीं, गवर्नर जनरल के लिए को दिया गया था, गवर्नर जनरल को दिया गया था, प्रांतीय विधायिकाओं को नहीं दिया गया था, ये गलत है। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, ये भी सही है। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया गया था, ये सही है। तो इसमें से बी गलत है। सो राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ था? तो वर्मा भारत से अलग हुआ था 1937 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अधिनियम के माध्यम से। राइट ऑप्शन सी होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा घटना चक्र पूर्वावलोकन इंडियन पॉलिटी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।